आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के लगातार हम आपसे बने हुए हैं। लगातार दोनों सीटों को लेकर के आपको जाति समीकरण हो या वोट समीकरण हो बताते आ रहे हैं। हर एक दिन वहां की हालातों से वाकिफ कराते आ रहे हैं कि क्या समीकरण चल रहा है वहां पर, किस तरीके की राजनीति फिलहाल देखने को वहां पर मिल रही है, किसका पलड़ा भारी है। और आज एक बार फिर हम लाइव आए हैं आपसे जुड़े इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और आज हम गोपालगंज सीट के बारे में बातचीत करने के लिए यहां पर आए हैं और आपको गोपालगंज सीट को लेकर के बताएंगे कि वहां पर क्या जातीय जो फैक्टर है वो वहां पर है, कौन वहां से खड़ा है, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई है, किसने नामांकन किया है। और आपको बता दें कि यहां पर अब गोपालगंज में जो लड़ाई बीजेपी वर्सेस आरजेडी देखने को मिल रही थी, वो लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है यहां पर, जिसको लेकर के मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। और इन्हीं सब मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे राजीव जी। आवाज मिल रही है आपको? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, गोपालगंज में और मोकामा में। तो आज गोपालगंज सीट की हम बात करने के लिए यहाँ पर लाइव आए हैं। तो बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई थी, आपने देखा कि सुभाष सिंह की पत्नी जो कुसुम देवी हैं उनको टिकट दिया गया था। तो वहीं आरजेडी ने अब मोहन प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि वैश्य समाज से आते हैं। तो क्या है इसके पीछे की तैयारी महागठबंधन की? ये दाव वैश्य समाज से क्यों? क्षत्रिय, यादव जितने भी लोग थे उसको छोड़ के सीधे उन्होंने वैश्य समाज के प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए, गोपालगंज की जो सीट है वो बीजेपी की काफी सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने गांव खेला है और सुभाष यादव की जो वाइफ है इंदिरा देवी वो भी खड़ी हो रही है, तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है। और अब ये देखना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट होगा। पहले ये माना जा रहा था कि कुसुम देवी जो वर्तमान में जो अभी प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट मिलेगा। और पिछले 4 बारों से उनके हस्बैंड जो है वो पूर्व मंत्री भी हैं, वो वहां से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की ये मजबूत सीट मानी जाती है। और यहाँ पे सिर्फ 1995 में एक बार आरजेडी से जो सुभाष यादव है उनकी विजय हुई थी, उसके बाद कभी भी आज तक आरजेडी वहां से जीत नहीं पाया है। लेकिन जो आरजेडी ने जो गांव खेला है, मोहन प्रसाद गुप्ता जो कि वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य जाति से आते हैं, उनको वोट देकर आरजेडी ने मुकाबले को बहुत दिलचस्प बना दिया है। और एक खबर ये भी आ रही है कि जो ओबीसी की जो पार्टी है एआईएम की, उनको भी अपनी प्रत्याशी उतारने जा रही है वहां पे। तो वहां पे जो मुख्य जो चार वहां पे हैं, जो क्षत्रिय, यादव, मुस्लिम और वैश्य। लेकिन जो वैश्य हैं जो वो हमेशा निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और तो ये वैसे जो है परंपरागत तरीके से भाजपा की वोट मानी जाती है। लेकिन आरजेडी ने जो है मोहन प्रसाद गुप्ता जो है उनको उतार कर, और मोहन प्रसाद गुप्ता के बारे में मतलब मैं बताना चाहूंगा कि वो लालू यादव और उनके जो बेटे हैं उनके काफी करीबी रहे हैं। और पुराने नेता भी आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं और एक धनाढ़ व्यक्ति हैं, उनका अपना व्यापार है वहां पे। और जेपी आंदोलन से वो जुड़े हुए हैं और लालू यादव के और काफी करीबी, और उनके बेटे काफी करीबी हैं। तो दिलचस्प मुकाबला है, देखते हैं क्या होता है। जी सर, ये गोपालगंज के चुनाव जो है वहाँ के जानकार है, उनका ये कहना है कि अगर किसी वैश्य समाज से राजद के प्रत्याशी अगर वोट देते हैं तो चुनावी समीकरण जो है वो बदल जाते हैं। और गोपालगंज उपचुनाव की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये फिलहाल जो वैश्य समाज को उन्होंने टिकट दिया है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे वी फैक्टर काफी अहम है, जैसा कि आपने भी बताया कि वी फैक्टर काफी अहम होने वाला है इस बार। तो ये जो पूरा जातीय समीकरण है वो हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे दर्शकों को भी समझाएं कि वहाँ पे जातीय फैक्टर है जो किस तरीके से काम करेगा। क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि वहां पर क्षत्रिय समाज का वोट बहुत ज्यादा है, तभी सुभाष सिंह जो थे वो भी इसी जाति से आते थे, तो लगातार उनका दबदबा था। लेकिन अब वैश्य समाज आ गए हैं, तो पूरा जो जातीय समीकरण है मैं चाहूंगी एक बार आप हमारे दर्शकों को अच्छे से विस्तार से समझाएं। ये गोपालगंज में है जो सबसे ज्यादा जो जाति है वहां पे क्षत्रिय समाज के वहां नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे यादव समाज से आते हैं, नंबर 3 पे मुस्लिम समाज, और चौथे नंबर पे वैश्य समाज के आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो क्षत्रिय, जो सुभाष सिंह जो कि क्षत्रिय जाति से आते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो राजपूत जो क्षत्रिय जाति है वो उनकी जो वोट है पूरी वो भाजपा को जाती है। और जो एमवाई फैक्टर है, जैसा कि आमतौर पर मानते हैं कि जो मुस्लिम और यादव का वोट है वो आरजेडी को जाता है। लेकिन इसलिए इस सीट पे जो है और नंबर 4 पे जो है वैश्य जाति काफी ज्यादा है वहां पे। इसलिए जो गोपालगंज सीट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो निर्णायक भूमिका होती है वो वैश्य जाति जो नंबर 4 पे आती है, मतलब उनकी जनसंख्या है वो भूमिका निभाते हैं। इसीलिए आरजेडी ने जो है वहाँ कई सारे दावेदार थे जिनको आरजेडी टिकट देना चाह रही थी, काफी लंबे समय से काम कर रहे थे, पर आरजेडी ने जो है मोहन प्रसाद गुप्ता जी को टिकट दिया है क्योंकि वैश्य जाति से आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वैश्य जो समाज जाति है
वो भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। उसी और उन्हीं के बल पे पिछले इतने सालों से भाजपा उस सीट पे लगातार चुनाव जीत रही है। तो कहीं ना कहीं सेंध हमारी आरजेडी ने प्रयास किया है ये वैसे वोट बैंक में सेंधमारी करके अपने कैंडिडेट को जिताया है। जी हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट संतोष, आवाज मिल रही है मेरी? सर, सवाल सुना होगा आपने कि गोपालगंज सीट से अभी अभी आपने देखा कि किस तरीके से जैसे बीजेपी सहानुभूति, हमने पिछली बार भी इस चीज को लेकर के लाइव में डिस्कस किया था इस मुद्दे पर, तो बीजेपी सुभाष सिंह की जो बीवी है, जो उनकी पत्नी है, उनको खड़ी करके वहां से सहानुभूति वोट बटोरने में लगी हुई थी। तब तक आप देखिए कि आरजेडी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। आरजेडी ने मोहन प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बना लिया है वहां से और वैश्य समाज से खड़ा किया है। क्या लगता है कितना ये बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे ये? 20 के विधानसभा चुनाव को देखें, इसी समय से ये प्रयोग चल रहा है आरजेडी की ओर से कि जहां कहीं भी इस तरह का वोट है, बनिया का वोट है, व्यापारी का वोट है, वहां वो टिकट दिए और लगभग 1 दर्जन टिकट उन्होंने पिछले विधानसभा 2020 के विधानसभा चुनाव में दिया था और अधिकांश सदस्य उनके चुनाव जीत गए। एक सदस्य का हम उदाहरण देना चाहेंगे, वो रानीगंज से, ये शेरघाटी से विधायक, अच्छा, वो हिंदू वाहिनी सेना की अध्यक्ष रही है, बीजेपी की वो कट्टर समर्थक मानी जाती थी। गौ हत्या को लेकर वो उस इलाके में जबरदस्त आंदोलन चलाती थी और वो राजद से टिकट लेके खड़ी हुई। और आप वहां एमवाई समीकरण काफी मजबूत है, लेकिन अगर एमवाई से टिकट अगर किसी को राजद अगर देता तो उसकी हार निश्चित थी। लेकिन वो व्यापारी कम्युनिटी से आती थी, उसको उन्होंने टिकट दिया और वो इतिहास बदल दी शेरघाटी का। पहली बनिया उम्मीदवार, वो भी महिला, वो भी इतनी उग्र स्वभाव की, जिसकी छवि थी हिंदुत्व वाली, उसको मुसलमान और यादव ने वोट देकर जिता दिया। जैसे ही ये प्रयोग सफल हुआ आरजेडी का, आरजेडी ने ये मत बना लिया कि हम इस मामले में अब जहां कहीं भी इस तरीके का फाइट होगा और व्यापारी कम्युनिटी का वोट अगर रहा तो हम वहां अपना उम्मीदवार उतारेंगे। आपको याद होगा कि तारापुर में उपचुनाव हुआ था। तारापुर सीट में से ही संजय कुमार साहू, जहां तक हमें याद है, उनको आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया और लास्ट राउंड में महज कुछ 100-200 समथिंग वोट से चुनाव जीत पाई थी जदयू। तमाम बीजेपी के बड़े व्यापारी के जो नेता है, सुशील मोदी, संजय जायसवाल, प्रेम कुमार, जो भी एक लाइन से आप जोड़ पंक्तिबद्ध कर दीजिए, सारे नेता, उस समय में तारकिशोर प्रसाद मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थी, वो सारे लोग सप्ताह से ज्यादा दिनों तक कैंप किए, लेकिन व्यापारी कम्युनिटी का वोट आरजेडी को मिला। देखिए, आरजेडी इन बातों को समझ लिया है कि व्यापारी कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी, ये अब राजनीति में सिर्फ वोटर की भूमिका में नहीं चाहती है, वो अब हिस्सेदारी चाहती है और बीजेपी वो हिस्सेदारी नहीं दे पा रही। स्वाभाविक तौर पे, क्योंकि उन्हें लगता है कि सवर्ण और बनिया मेरा परंपरागत वोट है और उस वोट को अगर हम तीसरे किसी जाति के सहारे अगर साधने की कोशिश करें तो हम चुनाव जीत सकते हैं। आरजेडी इसमें शेरवारी किया और ये हम आपको बता दें फिर रिजल्ट होगा। इस बीच में अगर कहीं हमारी आपकी मुलाकात हुई तो 4 बार जीत चुके हैं वहां से सुभाष सिंह जी सर, हराने की, लेकिन वो चुनाव नहीं हारे। का बेस वोट सवर्ण वोट नहीं था, बेस वोट बनिया का, 50-60 हजार से ज्यादा वोट वहां का बनिया का है। और ये जान लीजिए कि ये जो दाव खेला है तेजस्वी ने, कल सर्वदलीय बैठक, मतलब महागठबंधन बैठक में कांग्रेस के इतराज के बावजूद भी उन्होंने जो आंकड़ा दिया आरजेडी ने कि आप पिछले चुनाव कितने वोटों से आप हारे हैं, तो आंकड़ा दिया और वो जो आंकड़ा को जमीन पर उतारने की जो उनकी कोशिश है, ये मान लीजिए कि कोई बड़ा मिरेकल हो जाए तभी आरजेडी का उम्मीदवार वहां चुनाव हारेगा, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि वहां जो जातीय समीकरण अगर हम बात करें, वो एमवाई और बनिया अगर मिल जाए तो लगभग 50% से ज्यादा का वोट शेयर हो जाता है। क्योंकि अभी उनके पास माले भी, ये आप समझिए उनका माले, और हर विधानसभा में 3 से 4 हजार वोट वामपंथियों का आज भी है। और गोपालगंज में भी इस तरह के वोट समीकरण है। बनिया जो छूट जाता था, जो शहरी व्यापारी हो या गांव में व्यापारी हो, जो अति पिछड़े के भी श्रेणी में आते हैं, वो वोटर
पहली बार उनको मौका मिला है गोपालगंज में विधायक बनने का। तो ये परीक्षा सिर्फ आरजेडी का नहीं है। आरजेडी को सिर्फ 20 वर्षों से गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला, आप ये समझिए। लालू यादव की राजनीति की शुरुआत गोपालगंज से हुई, उनके साला वहां से सांसद रह चुके हैं, सब कुछ गोपालगंज, मतलब लालू यादव मतलब गोपालगंज। लेकिन वो गोपालगंज का सीट पिछले 20 वर्षों से हार रहे, वो जीत नहीं पा रहे। हाँ। इस बार भी साधु यादव की पत्नी खड़ी हुई है, लेकिन यादव वोट कर दे बड़ी मुश्किल है ये कहना, क्योंकि राजद के सिंबल पर वो गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। तो हर्षिता, जब हमें लग रहा है जी, हाँ, परीक्षा तेजस्वी और नीतीश की नहीं है, परीक्षा जायसवाल और सुशील मोदी की है। परीक्षा बिहार की राजनीति में व्यापारी कम्युनिटी सिर्फ वोटर के रूप में अपनी भूमिका बीजेपी के पीछे खड़े होकर निभाना चाह रही है, फिर सत्ता में हिस्सेदारी चाह रही है। और ये एक कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गोपालगंज का सीट बीजेपी के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि अगर गड़बड़ी हुई, अगर वो हारते हैं, समझिए वही एक बेल्ट है मुजफ्फरपुर से लेकर बेतिया तक का वो बेल्ट है, जिस बेल्ट में 2015 में भी जब लालू और नीतीश साथ थे, तब भी अधिकांश सीटें उन्हीं इलाकों से वो जीत कर आए थे। वो इलाका अभी भी उनका गढ़ माना जाता है। और ऐसे में अगर राजद सेंधमारी करती है तो आप कह सकते हैं कि बिहार में आने वाले इस समय में ये जो राजनीति है, बीजेपी जो अपने परंपरागत वोटर के सहारे जो राजनीति करती रही है बिहार में, वो काफी मुश्किल है। जी बिल्कुल। जैसा कि पहले भी मुद्दे में जब लाइव हम लोग आए थे तो इस बात पे आपने बताया था कि 2024 करने वाला ये जो चुनाव है, और देखा जाए तो गोपालगंज सीट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गई है क्योंकि एक तरफ लालू यादव का यहाँ पे गढ़ है तो दूसरी तरफ बीजेपी का यहाँ पर दबदबा है। हमारे साथ विमल सर भी जुड़ चुके हैं। विमल सर, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विमल सिंह हमारे साथ है, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर, आपने संतोष सर की बातों को सुना होगा, राजीव सर की बातों को सुना होगा, तो सवाल आपसे भी वही है कि पिछले जब हम लोग डिबेट कर रहे थे पिछली बार, तो उस टाइम आरजेडी की तरफ से कोई भी उम्मीदवार फाइनल नहीं था, लेकिन इस बार उम्मीदवार फाइनल हो चुका है और आप देख रहे हैं कि बड़ा दाव आरजेडी ने खेला है वहां पर, जहां पर सब लोग एक तरफ क्षत्रिय समाज के वोट बैंक पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि सुभाष सिंह की बीवी को भी खड़ा कर दिया वहां से, कि दो फैक्टर है बीजेपी के पास। लेकिन अब वहां से सीधा आरजेडी ने एक बड़ा दांव खेला और वैश्य समाज के उम्मीदवार को, मोहन प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया। तो ये वी फैक्टर कितना काम करेगा सर? संतोष सर की बातों से कितना वाकिफ रख रहे हैं आप? जी, पूरी तरह से रख रहे हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो अभी आपके एक और भी साथी राजनीतिक विश्लेषक जी ने अभी जो पूरा बयां किया, सब बातों से उनके सहमत है। लेकिन ये जो चुनाव है एक तरह से एक आधार बनेगा 2024 के लोकसभा चुनाव का। उसके पीछे कई कारण है, क्योंकि जो तेजस्वी का जो ये प्रयोग है वैश्य समाज से लाना, गुप्ता कम्युनिटी से लाके कैंडिडेट खड़ा करना, ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है। और इस प्रयोग में काफी हद तक हमें लगता है, और जैसा बाकी लोग भी कह रहे थे, काफी हद तक संभावना ये है कि तेजस्वी अपने इस प्रयोग में सफल होंगे। सफल होने के पीछे कई कारण है। इसीलिए जो बिहार में एक नई राजनीतिक की जो एक फसल अब जो दिख रही है, और खास करके तेजस्वी के रूप में कह दीजिए, और पीछे से नीतीश कुमार जी का भी एक तरह से हाथ है, तो इसमें जो सबसे बड़ी एक सोच आई है, बिहार में हमेशा एक चीज रहती थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और एक वेस्ट कम्युनिटी में जो एक द्वंद्व रहता था कि कैसे हम लोग व्यापार को बढ़ाएं, क्या करें। और गोपालगंज तो एक ऐसी सीट है कि जहाँ पुराना इतिहास भी गवाह है। गोपालगंज की कई चीजें बड़ी फेमस थी, जो धीरे धीरे चीजें जो खत्म होने लगी थी, गोपालगंज फिर से जाग गया एक तरह से शायद। तो राजनीति में भी इसकी महत्वता इसलिए बढ़ रही क्योंकि ये जो वेस्ट कम्युनिटी का प्रयोग है, जब यहाँ पर आरजेडी सफल होती है अपने इस प्रयोग में, तो एक संदेश जाएगा, न कि बिहार में, बिहार के बाहर भी संदेश जाएगा कि जब वेस्ट कम्युनिटी इस तरह से खड़ी हो रही है इस आरजेडी के साथ, तो कहीं ना कहीं आरजेडी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब पीछे 20 साल पहले की राजनीति सारी जनता भूल चुकी है, और तेजस्वी की जो एक सूझबूझ, एक इस उम्र में जो सूझबूझ दिख रही है, जिन कारणों से भी जो भी उनके सलाहकार हैं, वो उस चीज में बिल्कुल परिपक्व होते जा रहे हैं राजनीति में। और जिस तरह मच करके वो निकल रहे हैं, और जो प्रयोग किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रयोग है। इससे बीजेपी के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये खड़ा हो गया है। इन्होंने, बीजेपी ने जो 4 बार के विधायक है, उनकी पत्नी को टिकट दिया, वो भी बड़ी जुझारू महिला है, बहुत संघर्ष करने वाली हैं और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, और उनका अपना छतरियों में तो पकड़ है, छतरी वोट भी है वहां पर काफी। लेकिन दूसरी चीज जो है, जो समझने वाली बात है,
इसमें जो बाकी लोग भी कह रहे थे कि जो MY का वोटर है ना बड़ा माने रखता है, और प्लस उसके साथ वैश्य कम्युनिटी अगर आता है, देखिए वैश्य कम्युनिटी का आना ये एक नई शुरुआत कर देगा। ये गोपालगंज की सीट का चुनाव एक नई हवा में, कह लीजिए एक नया, एक तरह से एक नई करंट दौड़ेगी इसके बाद से, जिससे कि ये लगेगा कि भाई जो प्रयोग अगर सफल होता है तेजस्वी का, तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा एक अच्छे समय के लिए एक बहुत बड़ा एक संदेश है, हम तो ये कहेंगे होगा आने वाले समय में, जो मुझे हम लोग को दिख भी रहा है इस सीट को लेकर के। तो इसमें बीजेपी भी काफी पूरे मेहनत से पूरे अपने संगठन को सब तरह से सक्रिय कर दिया है, लेकिन सब सक्रिय करने के बाद भले ही 5 बार से वो विधायक थे, वहां पर सब चीज था, लेकिन जमीनी तौर पे जमीन पे जो वास्तविक स्थिति वहां पर है, वो जो हम लोग को दिख रही है, उसमें एक चीज साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये तेजस्वी का प्रयोग और खास करके वैश्य कम्युनिटी का साथ खड़ा होना, विश्वास फिर से जीतना वैश्य कम्युनिटी का, ये बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा आने वाले समय में। जी हर्षिता जी। जी लेकिन सर ये सवाल जो अभी मैं करने जा रही हूँ आप तीनों से है मेरा ये कि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने तेजस्वी यादव के सामने एक बहुत बड़ी समस्या भी कहीं ना कहीं खड़ी दिखाई दे रही है, और ये समस्या कोई और लेकर के नहीं आया है, बल्कि उनके मामा साधु यादव ही लेकर के आए हैं। अभी जो अपडेट्स हमारे पास है उसमें आपने देखा कि आज ही साधु यादव की जो पत्नी है इंदिरा देवी, उन्होंने अपना नामांकन किया। साधु यादव ने अपनी पत्नी को वहां से उतारा है। तो जिस तरीके से वो वैश्य समाज को खड़े करके उम्मीदवार को वहां पे सेंधमारी करने की कोशिश में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मामा मामी उनको एक तरह से जो उनके हैं वो नुकसान यहाँ पर पहुंचा सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको वोटों का नुकसान भी होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले इस प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी, राजीव सर आपके पास आना चाहूंगी। राजीव, हाँ जी। सेमीफाइनल मैच जैसा है और सारी जो नजर है वो 2024 और 25 में है, लेकिन फिर भी अभी एक तरह से ये कह देना एक प्रयोग किया गया है आरजेडी की तरफ से, लेकिन ये फिर भी ये कह देना कि अभी वो पूरी तरह प्रयोग कितना सफल होगा ये हमें देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये है कि जो वैश्य जाति से जो मोहन प्रसाद गुप्ता जी को खड़ा किया गया है वो एडवांटेज है आरजेडी के लिए। कहीं ना कहीं एक जो नुकसान ये हो सकता है कि AIM जो है वो भी अपने कैंडिडेट दे रही है और वहां से भी उनको वोट कर सकते हैं, और साधु यादव जो है वो कहीं ना कहीं वहां पे जमीनी वहां पे काफी MLA भी रहे हैं 1995 में, और एकमात्र आरजेडी एक बार वहां जीती है। उनका भी अपना कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहां से हमारे जो वोट बैंक जो पूरा मिलता है आरजेडी को, कहीं ना कहीं वहां से नुकसान हो सकता है। अभी ये देखना पड़ेगा, ये 20 मैच जैसा है, अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि मैच किसका होता है, कौन विजय होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। ये जस्ट रोमांचक मैच है, इसमें इंतजार करना चाहिए। ठीक है, संतोष सर आपके पास आना चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया चाहिए इस पे कि ये जो सवाल था मेरा कि तेजस्वी यादव, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि उनके मामा मामी साधु यादव ने अपनी पत्नी को वहां से उम्मीदवार उतार दिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगी, उनके लिए वोट काटने का भी काम करेगी ये। हाँ से एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं, जो चिराग पहली बार अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें, वो ऐसे उम्मीदवार जदयू के खिलाफ उतार रहे थे जिससे जदयू को नुकसान हो सके। इस बार चीजें बदली हुई है। चिराग पासवान एक वहां के चर्चित मुस्लिम डॉन भी कहे या उस तरह का आपराधिक छवि भी है, या फिर बाहुबली के रूप में उनकी पहचान रही है। उनकी पत्नी को वो टिकट देने जा रहे हैं और वो काफी शहाबुद्दीन के करीब रहे हैं। ये अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बनिया पर दाव लगा रहे हैं। तेजस्वी तो बीजेपी पर्दे के पीछे खेल नहीं खेल रही है, खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा है। लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि दोनों की परीक्षा है। अगर तेजस्वी सलमान और यादव के वोट बैंक को टूटने से बचा लिया और बनिया के वोट में वो सेंधमारी कर लिए, फिर वो बाजीगर कहलाए। और नहीं अगर वो MY समीकरण को बचाने में कामयाब, क्योंकि देखिए कांग्रेस से इसी आधार पर उन्होंने टिकट लिया है कि MY समीकरण को बनाए रखने के लिए हमें ये सीट दीजिए आप। कांग्रेस से जो कल बातचीत हुई थी, परसों 2 दिनों से बातचीत, क्योंकि वो सीट कांग्रेस का सीट था, उसपे जो बातचीत हो रही थी, उस बातचीत में यही बात सामने आ रहा था। बार बार तेजस्वी यही कह रहे थे कि हमें MY, क्योंकि अगर आप उम्मीदवार उतारेंगे तो यादव को फिर हमें नियंत्रित करना मुश्किल होगा। साधु यादव उम्मीदवार बनेंगे ही बनेंगे, वो बीजेपी के करीब हो चुके हैं, वो किसी न किसी पार्टी के संबल के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हमें मौका दीजिए। और इसी तर्क के आधार पे कांग्रेस ने और जदयू ने भी, जदयू भी चाहती थी कि वहां से हम सीट लड़े। एक सीट आरजेडी लड़े मोकामा से, और जदयू चाहती थी गोपालगंज से चुनाव लड़े, और वो नीतीश कुमार के काफी करीबी है, उनको वो वहां से टिकट देना चाहते थे। वो भी राजपूत जाति से आते हैं, उनको वो टिकट देना चाहते थे। काफी इस सीट ऐसा नहीं है, इस सीट को लेकर
महागठबंधन के अंदर काफी उथल पुथल रहा है, दोनों तरफ से काफी बातचीत हुई है, कई दौर की बातचीत हुई है। मनजीत सिंह को खड़ा करना चाहते थे नीतीश कुमार, लेकिन तेजस्वी का ये तर्क नीतीश कुमार पर भी और कांग्रेस पर भारी पड़ा कि MY समीकरण को बनाए रखने के लिए, क्योंकि मनजीत सिंह का यादव से उस तरीके का रिश्ता नहीं रहा है। जदयू के वो कई बार विधायक रहे, उनके पिताजी भी समाजवादी आंदोलन नेता रहे, विधायक और मंत्री रहे, लेकिन एंटी यादव पॉलिटिक्स उनकी छवि रही उनके परिवार की। तो फिर वो यादव वाले लाइन पे ये तर्क देने लगे कि फिर हम यादव को एक साथ करने में हमें काफी परेशानी हो सकती है, और साधु यादव वहां मौजूद है एक मजबूत यादव के रूप में जो पैसे भी खर्च करते हैं। इन तमाम तरह के तर्कों के बीच ये तय हुआ कि ठीक है, RJD ये उम्मीदवार आप तय करें, और ये जो इनको टिकट दिया गया है वो लालू यादव के काफी करीबी रहे हैं, और उस दौर से भी एक गुप्ता परिवार थे जो RJD के साथ, मतलब RJD के साथ आना जाना, शहर में जब कभी लालू यादव या लालू यादव के परिवार के लोग जाते थे तो इनके यहाँ ठहरते थे। इनसे इनका अच्छा रिश्ता भी रहा है, दवा कारोबारी रहे हैं ये। लेकिन सबके बावजूद भी जितना वोट है, देखिए ये एक ऐसा कम्युनिटी है जो हम बात कर रहे थे, अभी विमल जी बात कर रहे थे कि अपराध की वजह से जो है सो एक दुराव हुआ था RJD को लेकर। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि बीजेपी और नीतीश के शासन काल में भी व्यापारियों के साथ बहुत ज्यादा मतलब सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं रहा है। हाल ही में जब बीजेपी और अभी जदयू दोनों साथ में सरकार में थे, पटना सिटी से 2 कारोबारी को एक साथ अपहरण हुआ, आज तक उसका पता नहीं चला है। अगर इनके शासनकाल में भी देखें तो सबसे ज्यादा हत्याएं व्यापारी कम्युनिटी की हुई है। अब व्यापारी कम्युनिटी ये सोचने पर मजबूर हुआ है कि हम क्यों नहीं उनके पाले में ही चले जाएं। अगर मान लीजिए कि अपराधी तत्व के साथ अगर इस तरह की चीजें चलती हैं तो हम अब सत्ता में वोटर की भूमिका में क्यों रहे। अब हम सत्ता के मुख्य धारा में जुड़े, हम भी विधायक बने, और यही वजह है कि जो लगभग 11 व्यापारी कम्युनिटी से विधायक अभी RJD के साथ है, उसमें एक को उन्होंने मंत्री बनाया है, समीर महासेठ, जो मधुबनी सदर से, आप समझिए वो मधुबनी शहर सीट से वो जीत के आए। तो शहर सीट व्यापारियों का सीट माना जाता है। आप कह सकते हैं कि ये प्रयोग दोनों के लिए चुनौती, RJD के लिए भी चुनौती है कि वो MY समीकरण को बनाए रखने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, और बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि उनका जो परंपरागत वोट है बनिया और सवर्ण, वो कॉम्बिनेशन गोपालगंज में रहता है या टूटता है। लेकिन एक बार हर्षिता कि अगर ये समीकरण टूटा, क्योंकि तो अगर वहां पे राजपूत को अगर बनिया वोट नहीं किया, समझ जाइए कि मुजफ्फरपुर से लेकर बेतिया तक पार्लियामेंट, बेतिया में भी जो चुनाव जीतते हैं संजय जायसवाल, वहां भी बड़ी आबादी है सवर्णों का। ये जो उस इलाके में सवर्ण और बनिया का जो कॉम्बिनेशन है, देखिए इन चीजों को समझिए। ये एक सीट है मोतिहारी और दूसरा सीट है शिवहर। शिवहर से ब्रजबिहारी की पत्नी चुनाव लड़ती, वो बनिया जाति से आती है, जबकि वहां वोट ठाकुरों का सबसे ज्यादा है। मोतिहारी से ठाकुर उम्मीदवार लड़ते हैं, वहां बनिया का वोट के सहारे वो चुनाव जीतते हैं। ये जो समीकरण है पूरे उस तिरहुत इलाके में, अगर गोपालगंज में ये समीकरण टूटा तो कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये वाटरलू साबित हो सकता है। इसलिए ये चुनाव को इस तरह हल्के में, हमें लगता है कि बीजेपी भी हल्के में नहीं ले रही है, पूरी ताकत वो भी झोंकेगी इस चुनाव में, क्योंकि इसका नतीजा अगर सामने अगर नकारात्मक नतीजा आया तो सुशील मोदी के भी राजनीति पर, वैसे भी सुशील मोदी बनवास पे है, संजय जायसवाल जैसे जितने भी, संजय जायसवाल, तारकेश्वर प्रसाद, प्रेम कुमार, जितने भी व्यापारी कम्युनिटी से नेता आते हैं भाजपा में, सबों का राजनीतिक दांव पर लग जाएगा, क्योंकि वो सभी जगह सवर्णों के वोट से जीतते हैं। वो ये बनिया कम्युनिटी का उम्मीदवार है तो सवर्ण उनको वोट करता है। ये कॉम्बिनेशन टूटना वाकई में बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होगा इन चीजों को संभालना, लेकिन चुनौती दोनों के सामने मैदान में उतरेगी, क्योंकि ये सीट बचाना बीजेपी के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2024 का चुनाव काफी इनसे जुड़ा हुआ है और काफी मायने रखता है। इसके साथ साथ बीजेपी 2025 की भी तैयारी कर चुकी है, और अमित शाह भी देखिए कि लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, तो ऐसे में काफी अहम हो गया है बीजेपी के लिए चुनाव। विमल सर, आपके पास आना चाहूंगे कि
साधु यादव की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ रही है, इस बार उन्होंने अपना नामांकन तो करवा दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो सुभाष सिंह जीतते आ रहे थे इतने सालों से, तो कहीं ना कहीं साधु यादव भी कुछ वोटों से ही आगे पीछे होते थे और हमेशा दूसरे नंबर पर नजर आते थे। तो ऐसे में साधु यादव की पत्नी का खड़ा होना चुनाव में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को और बीजेपी को, तो जैसा बताया संतोष सर ने, लेकिन ये तेजस्वी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा कि उनको वोटों का नुकसान होगा, वोट जो है वो विभाजित तो होंगे। विमल सर, आवाज मिल रही है आपको? विमल सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, मिल रही है हर्षिता जी। हाँ, तो संतोष सर को आपने सुना और मेरा सवाल आपसे यही था कि 2024 को लेकर के बीजेपी तैयारी तो कर ही रही है और ये सीट बचाना बीजेपी के लिए बहुत मायने भी रखता है, क्योंकि इसी से 2024 और 25 दोनों का चुनाव बीजेपी के लिए जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि साधु यादव सुभाष सिंह के जीतने के बाद भी कुछ हमेशा वो दूसरे नंबर पर रहते थे, तो ऐसे में उनकी पत्नी का खड़ा होना कहीं ना कहीं वोट को विभाजित तो करेगा और ये सीधा सीधा तेजस्वी यादव को नुकसान तो पहुंचाएगा। देखिए हर्षिता जी, जहां तक बात है साधु यादव की, चाहे एआईएम की उम्मीदवार आने की उम्मीद जैसे लग रही है, चाहे चिराग पासवान किसी मुस्लिम एक ऐसे कैंडिडेट को लाते हैं उनकी पत्नी को जो कि उस एरिया में तो कभी उस एरिया में बाहुबली भी माने जाते थे। तो लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज में समझने की जरूरत ये है कि अब वोटर जो है ना धीरे धीरे परिपक्व भी हो गया है। वोटर एक सेकंड होल्ड करिए। जी बिल्कुल, ठीक है, सीता जी एक सेकंड होल्ड करिए, यहाँ पे थोड़ा कुछ ड्रिलिंग हो रही है। मैं एक सेकंड ठीक है। जुड़े हुए तब तक राजीव सर, आपकी प्रतिक्रिया इस पे क्या है? विमल सर आ गए आप? अब हाँ ठीक है, अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। और सीता जी देखिए, एक चीज जो समझने की जरूरत यहाँ पर ये है कि ठीक है, बीजेपी के लिए तो बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल है और खास करके सुशील मोदी जी के राजनीतिक भविष्य के लिए भी और खास करके संजय जायसवाल जी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी अब अपने बूते पर जो है बिहार में पूरी तरह से सत्ता पे इस्टेब्लिश होना चाहती है, क्योंकि बीजेपी सत्ता के करीब पहुंच करके भी सत्ता से दूर रह रही, तो बीजेपी को इस चीज की भी बहुत खटास है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि इसके बाद ही एक रास्ता खुलेगा इनके लिए 24 और 25 के लिए। लेकिन जो समझने वाली बात यह है कि जो साधु यादव को लेकर के जो आपने प्रश्न किया कि साधु यादव के आने से हमेशा सेकंड नंबर पर है और आने से वोट कटेगा यादव का, तो एक चीज मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं, उस इलाके में जो वोटरों में जो प्रतिक्रिया और जो एक कह लीजिए कि धीरे धीरे अब वोटर भी इस तरह से अब परिपक्व थोड़ा होने लगा है, चाहे भले ही वो ग्रामीण इलाके में भी है, कि वो अपना वोट नहीं बर्बाद करना चाहता। वो चाहता है ऐसे दल के साथ खड़े हो जो थोड़ा मजबूत हो, जो टक्कर दे। तो ये वोट यहाँ पर साधु यादव अगर पाते थे तो वो उनका वर्तमान नहीं, उनका वो अतीत था। इस चुनाव में आप खुद देखिएगा उनकी पत्नी खड़ी हो रही है, लेकिन उस तरह से वो वोटों को बहुत प्रभावित नहीं कर पाएंगी। ठीक है, थोड़े बहुत वोट तो जरूर जाएंगे, लेकिन इतना भी बड़ा वो प्रभावित नहीं करेंगी वोट बैंक को, खास करके यादव वोट बैंक, जिससे कि तेजस्वी की जो एक सोच के साथ इस चुनाव में लोग कूदे हैं उस पर कोई असर आए। लेकिन इसमें चाहे एआईएम का कैंडिडेट आए, चाहे चिराग पासवान भी अपना कोई कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, ये चुनाव सीधे गोपालगंज का बीजेपी वर्सेस आरजेडी की तरफ पूरी तरह से उस तरह का माहौल बनता चला जाएगा और बहुत कम समय भी है इसमें। तो ये जो पूरा चुनाव है दो तरफा, मतलब फेस टू फेस है बीजेपी वर्सेस आरजेडी। तो चुनाव कांटे का जरूर होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो कोशिश है कि छतरी और बनिया एक जैसे हमेशा साथ रहे हैं पास के जिलों में, जैसा अभी संतोष जी बता रहे थे, सारी चीजों पे बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया भी सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे चुनाव में मुझे थोड़ा सा, क्योंकि गोपालगंज लालू जी की भी कर्म भूमि रही है, सबने अपना थोड़ा अपनी सोच के साथ कार्यकर्ताओं से जिस तरह से लोग संपर्क कर रहे हैं अंदर में अपने संगठन के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू, इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए भी काफी कठिन होगा और आरजेडी के लिए भी कठिन है। लेकिन आरजेडी फिलहाल अपनी सोच और अपने समीकरण जिस तरह से बैठाना चाहती है उसमें काफी हद तक मुझे कामयाब होते हुए दिख रही है आने वाले इस चुनाव में, इस उपचुनाव में। जी हर्षिता जी। जी राजीव सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी?
राजीव सर को मेरे आवाज नहीं मिल रही है, तो सर कुल मिलाकर के संतोष सर हमारे साथ और यहाँ पर विमल सिंह हमारे तो साथ। कुल मिलाकर के ये जो मुकाबला है गोपालगंज में बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और अभी फिलहाल कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि एक तरफ मामा मामी ना चाहते हुए भी तेजस्वी को ही हराने का काम करेंगे, दूसरी तरफ मोहन प्रसाद लालू यादव के दूसरे साले सुभाष सिंह यादव के खेमे से भी आते हैं। तो इसलिए सर साधु यादव से इनका शुरू से ही अगर देखा जाए तो राजनीतिक प्रतिरोध रहा है, तब ऐसे में ये कहना गलत होगा क्या कि साधु यादव की लड़ाई इस बार बीजेपी से कम और लालू परिवार से ज्यादा है? संतोष जी हाँ विमल सर की बात रखे थे। जी मैं बोलूं? नहीं, बोलिए बिल्कुल। हर्षिता जी आपने बिल्कुल ठीक बोला। इस बार एक तरह से वैसे भी साधु यादव जी काफी करीब आ चुके हैं बीजेपी के लिए, उनकी अब सीधे लड़ाई एक तरह से आरजेडी से ही एक तरह से है और अपनी उनके लिए प्रतिष्ठा का है एक तरह से। और हमेशा पहले तो बीजेपी के सामने ही खड़े होते थे, आज बीजेपी के बहुत करीब हैं। तो इस चुनाव में खास करके इस बार ये उनके लिए भी बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव, उनके राजनीतिक भविष्य का भी ये चुनाव है। तो इस चुनाव में अगर हम लोग आरजेडी की तरफ से भी सोचते हैं और बीजेपी की तरफ से भी सोचते हैं तो दो तीन लोगों का एक तरह से भविष्य इस पर बहुत ज्यादा केंद्रित होता है। खास करके भले ही उस स्तर पे नहीं है साधु यादव, लेकिन साधु यादव जो भी अपना एक चुनाव लड़ते रहे यहाँ से अपनी सीट को बचाने के लिए, उनके लिए भी एक प्रतिष्ठा का चुनाव है। तो इसलिए सारा दमखम वो लगाएंगे कि किसी भी तरह से बीजेपी वहां पे आगे लीड करे। भले उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, वो इस तरह का वोट कटवा जिसको कहते हैं उस तरह की सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक चीज बहुत स्पष्ट जो वहां के मतदाताओं को और वहां के पूरे जातिगत समीकरण और वहां के भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए जो महसूस हो रहा है, उससे ही लगता है कि इस बार यादव थोड़ा और परिपक्व होकर के वोट करेगा। यादव और MY फैक्टर और प्लस गुप्ता समाज जिस तरह से सेलेक्ट किया गया, जिस कैंडिडेट को लोग लाए हैं, बरसों से लालू जी के साथ रहे, जैसा संतोष जी बता रहे शुरू से ही। संतोष जी ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ की गणित समझाई है। लेकिन चुनाव में क्या होता है, चुनाव में बयार क्या बहती है, चुनाव में लोगों की सोच क्या होती है, वोटिंग के टाइम सोच सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। एक हवा आती है, उससे सोच बदल जाती है। लेकिन यहाँ के भागलपुर के चुनाव में इस पर्टिकुलर सीट पर इस बार चुनाव जो है वो बीजेपी वर्सेस आरजेडी सीधा सीधा होगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे अपने कुनबे के साथ, पूरी मेहनत के साथ बहुत अच्छी तरह से सक्रिय है, लेकिन फिर भी बहुत कांटे की लड़ाई है। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं तेजस्वी की एक कहते हैं परिपक्वता, जो मैं कह रहा था बार बार, इस चुनाव में दिखेगी। उनके अपने जिस तरह के भी उनका अपना कार्य करने का तरीका, अपना संगठन बनाने का तरीका है। जी राजीव सर आवाज आ रही है आपको मेरी? राजीव सर को आवाज नहीं मिली। संतोष सर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, विमल जी बहुत सही कह रहे हैं कि दाव तो बीजेपी का लगा हुआ है। दाव के 20 मतलब लगातार 4 टर्म से विधायक रहे हैं सुभाष सिंह, और वो पूरा समीकरण तिरहुत का जो समीकरण है उसकी अग्नि परीक्षा है बीजेपी की। आरजेडी अगर हार भी जाती है तो आरजेडी तो पिछले 4 चुनाव से वहां पे चुनाव हार गया, लेकिन बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है होगा। और जिस तरीके की तलखी, एक चीज और हम आपको बताएं कि नीतीश कुमार को लेकर जो तलखी इन दिनों बीजेपी के और जदयू के बीच बढ़ती जा रही है, एक वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ भी है। इससे कोई भी बिहार के जमीनी हकीकत को समझने वाले लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। MY समीकरण हो या बनिया का समीकरण हो, तमाम समीकरणों के बीच एक बिहार में एक प्रचलित कहावत है, पच फोड़ना। मतलब जब आप सब्जी बनाती हैं उसमें हाँ डालती है तो वो सब्जी का टेस्ट अच्छा हो जाता है। बिहार में इस एक तरह का एक वोटर जिसको कहा जाता है पचफोड़ना वोटर, मतलब हर तरह के जाति का एक यूनाइट करके एक संगठित वोटिंग कराना। नीतीश कुमार उसी पचफोड़ना वोटर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो जिसके साथ जाते हैं उसकी सब्जी उसका टेस्ट बदल जाता है, अच्छा स्वाद आ जाता है। उस पचफोड़ना वोटर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये भी समझने की जरूरत होगा कि नीतीश कुमार क्योंकि एग्रेसिव कैंपेन हो, मोकामा पे हमें नहीं लगता कि कोई शक सुबह है और संदेह है कि अनंत सिंह की पत्नी को कोई चुनाव वहां पे हरा दे। अनंत सिंह का अपना वो बादशाहत है उस इलाके में, बहुत मुश्किल है उनको हराना। और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद तो वो और मजबूत हो गए। MY समीकरण, M यादव और भूमियार के बाद अलग जो TBC कास्ट है, पचफोड़ना कास्ट है, उनका वोट उनको मिलेगा। लेकिन जो माहौल है, जिस तरीके से अमित शाह दूसरी बार 1 महीने के अंदर दूसरी बार बिहार आए हैं, सीधे तौर पर नीतीश पर हमला कर रहे हैं जिस अंदाज में, मुझे लगता है कि भले ही ये 2 विधानसभा का चुनाव हुआ, आप याद कीजिए कि इससे पहले जो उपचुनाव हुआ था
अभी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जी एग्रेसिव कैंपेन नीतीश कुमार और बीजेपी की तरफ से हुआ था। हालांकि आरजेडी उस चुनाव दोनों जगह चुनाव हार गया था, लेकिन पूरी ताकत दोनों पार्टी ने झोंक दी थी। सभी मंत्री, सभी पार्टी के विधायक दोनों विधानसभा क्षेत्र में कैंप किए हुए। उस समय में तो और 5-6 सीटों का मार्जिन बचा हुआ था बहुमत को लेकर महागठबंधन और एनडीए के बीच। अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है बिहार में, नीतीश कुमार को जिस अंदाज में निशाने पर ले रहे हैं और नीतीश जिस अंदाज में बीजेपी पर निशाने पर ले रहा है, वो एक संकेत देने की कोशिश जरूर करेंगे कि गोपालगंज के सहारे ही सही बीजेपी को एक जबरदस्त झटका दे, जो उन्हें होश होने में 5-6 महीने का वक्त लग जाए। क्योंकि अगर हम बार बार यही कह रहे हैं, गोपालगंज अगर चुनाव वो हार गए, समझ जाइए कि बिहार में बीजेपी की जो पुरानी स्थिति थी 2000 पहले से 95 और उससे पहले जो स्थिति थी बीजेपी की, वो उस स्थिति में बीजेपी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पूरा समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। जो सामाजिक समीकरण है बीजेपी के साथ, वो समीकरण वो अति पिछड़े में, मतलब वो पथफरना वोट चाह रहे हैं कि हम नीतीश जिस तरीके से वहां पे हम वहां से नमारी करें और व्यापारी वर्ग और सवर्ण को हम सिर्फ वोटर के रूप में इस्तेमाल करें। देखिए, बात को तेजस्वी बड़ी स्मार्टली समझ गया। अभी याद करिए कि हाल में ही मुजफ्फरपुर बोचहा में चुनाव हुआ था। बोचहा में भूमियारों ने एक नारा दे दी और बुरी तरह से एनडीए के उम्मीदवार चुनाव हार गए, बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। ये जो अब तो सत्ता में कि दो हमारे साथ जैसे वो दल है, एक दौर था जब मुसलमान और यादव भी लालू से हटे थे। लालू राजनीति में नीतीश ने पसमंदा मुसलमान को खींच लिया था। तो वो जो दौर था, उस दौर से अब बीजेपी को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अब लाठी लेके हम आपका वोटर बने रहे, तो मतदान केंद्र पर हम अपने आपके वोटर को हम लेके सिर्फ वोट गिराने जाए और मलाए आप मारिए। कि अभी जो सरकार का गठन हुआ, उस गठन के दौरान भी सवर्णों को ना उस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ना बनिया कम्युनिटी को दिया गया बीजेपी की तरफ से। नाराजगी है। उस नाराजगी को अगर वो नाराजगी वोट में तब्दील हो जाता है, जो 2020 में तब्दील हो गया था, फिर हम बार बार ये करेंगे। और जो विमल सर कह रहे हैं, इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। ये समझ लीजिए, ये कॉम्बिनेशन अगर टूटा बनिया और सवर्णों का, तो बीजेपी मोदी बड़ा से कितना बड़ा लहर ला सकते हैं। उस लहर में भी जो इनका जो 2 वोट है, जो इनके वो ट्रांसफर वोट होता है। एक देखिए, राजनीति में नेता का चेहरा क्या है, वो वोट ट्रांसफर कराते हैं। अगर ट्रांसफर की कैपेसिटी आपकी चली गई वोट ट्रांसफर कराने का, तब फिर आपको बनारस मुश्किल हो जाएगा, आपको लखनऊ मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर पॉलिटिशियन का जो जितने अपने आइडियोलॉजी से या अपने कास्ट का वोटर को ट्रांसफर कराने की जितनी कैपेसिटी आप है, उतने बड़े नेता आप हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में आज भी इसलिए टिके हुए हैं, सबसे कम विधायक होने के बावजूद भी, जो उनका पसफरना वोटर है, उस वोटर का वोट वो ट्रांसफर करा देते, जिसके साथ जाते। भले वो प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बहुमत जो है नीतीश कुमार के साथ है। ये जो ताकत है वोट ट्रांसफर कराने का, वो काफी महत्व रखता है। और अगर बीजेपी के नेता वोट ट्रांसफर कराने में कामयाब नहीं रहे, तो हर्षिता गोपालगंज का जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, आप समझ जाइए कि बीजेपी के लिए जो है, तो अगर परिणाम अनुकूल नहीं हुआ, बहुत मुश्किल होगा बीजेपी की राजनीति करना बिहार में। ये आप समझ लीजिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप इस हार को आप फिर अपने आप को ये करना है, राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। उनको गांव-गांव में अपने संगठन को पूरी नए तरीके से सोचना होगा कि हम क्या राजनीति करें। संघ के बिल्कुल, इस बात से तो बिल्कुल बातें आप बता रहे हैं संतोष सर, ये बातें बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास बहुमत है, कि यही वजह भी थी कि बीजेपी के इतने सीट आने के बाद भी सरकार में, उसके बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। और नीतीश कुमार के पास वो बहुमत है, वो पावर है। नीतीश कुमार की ऐसी छवि भी है बिहार में कि सरकार कितने भी बदले, लेकिन जो मुख्यमंत्री का पद है वो हमेशा से नीतीश कुमार के पास ही रहा है। जी सर, एक सवाल ये भी है कि साधु यादव, इंदिरा जो उनकी पत्नी है इंदिरा यादव, उनको खड़ा तो कर रहे हैं वहां से, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि पिछली बार वो सीटों कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, तो इस बार उनका पूरा जो फोकस है वो जीत पे है। तो कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है, और इसके साथ साथ महागठबंधन के बारे में भी खुलकर बोलने से वो कतरा रहे हैं। तो ये क्या है?
देखिए साधु यादव के अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम लालू परिवार के नजदीक आ जाए। ये इनकी कोशिश चलती रही है, तेज प्रताप के बहाने ही सही या बहन के किसी उस तरह से हुआ तो सही, उनकी कोशिश चल रही है। लेकिन जितनी दूरियां बढ़ चली है या फिर जिस तरीके से लालू परिवार बदनाम हुआ था साधु और सुभाष को लेकर, अब वो स्थिति बनने वाली नहीं है। और उस चुनाव में आम चुनाव था और कांग्रेस एक ऐसे उम्मीदवार को वहां से टिकट दिया था जो गोपालगंज से जिनका कोई मतलब नहीं था। तो कांग्रेस का जो अपना कल्चर होता है कि कहीं से टिकट लेके जाके दिल्ली में रह रहा है, उनको लेकर उतार दिए मैदान में। तो उस वजह से साधु यादव जरूर लड़ाई में आगे और कम वोट से बहुत ज्यादा 20,000 से ज्यादा वोट से वो भी चुनाव आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि लड़ाई में दिखाएंगे तभी यादव उनको वोट देंगे। ये महत्वपूर्ण चीज है। इस बार यादव इसलिए वोट नहीं देगा कि वोट कटवा की तरह जो बीजेपी वहां चुनाव में, क्योंकि उनके पास भी ये मौका है। लालटेन सिंबल वर्षों बाद उनको मिल रहा है और लालटेन सिंबल को वो जिताना चाहेंगे। तो जब तक साधु यादव ये नहीं कहेंगे कि हम लड़ाई में हैं, हमारी लड़ाई बीजेपी से है, तब तक ज्यादा वोटर उनके लिए एग्रेसिव नहीं होगा। और ज्यादा वोटर एग्रेसिव नहीं होगा तो 2-4-5 हजार में वो सिमट कर रह जाएंगे। जी तो विमल सर, इसका जवाब आपसे भी चाहूंगी। देखिए अब काफी अच्छे से संतोष जी ने तो एक्सप्लेन कर ही दिया। इसमें एक चीज बहुत और समझने की जरूरत है। देखिए वोटर जो है आज की तारीख में साधु यादव की जो स्वीकारता थी वो थी, लेकिन आज की तारीख में चाहे वो निर्दल रूप में, चाहे इवन देन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अगर कहीं वो खड़े होते हैं तो यादव वोट खींचने में बिहार में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब परिवार तो दूर की बात है, तेजस्वी जी तो कभी उनको स्वीकार करेंगे नहीं कुछ कारणों से, लेकिन बिहार की मतलब और भी विधानसभा क्षेत्रों के आसपास की अगर बात कर लें, चाहे और किसी दूर विधानसभा क्षेत्र की भी बात कर लें, तो वो एक्सेप्टेंस लेवल और उस तरह की स्वीकारता उनकी बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि धीरे धीरे सारे लोग वहां पर बिहार में बिहार तो एक अलग जागरूक प्रदेश है, लोग भी समझ चुके हैं साधु यादव का अस्तित्व क्या है, साधु यादव की असलियत क्या है और साधु यादव की गहराई क्या है। तो यादव भी अब जो बीत गया, जो अतीत था उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन वर्तमान में इस चुनाव से ही साबित हो जाएगा साधु यादव कहाँ पर हैं। आप वोटों की संख्या देख लीजिएगा चुनाव के बाद। और इस चुनाव में जो एक चीज, जो सबसे बड़ी चीज संतोष जी ने पॉइंट आउट की, जो हमने बहुत शुरू में मैंने बोला था कि इस चुनाव का असर जो है ना और प्रदेशों में भी जाएगा। क्योंकि अगर बनिया वोट और छतरी वोट उसमें अगर थोड़ा डिवीजन हुआ, जैसा अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा संदेश भी है। इसको छोटे में मत लीजिए। इसीलिए भागलपुर का चुनाव एक इसका एक रिपल इफेक्ट, जैसे पानी में ईंटा मार देता है झील में आदमी और वो जो उसके भंवरे बनते हैं, उस तरह का इफेक्ट होने की भी संभावना हो सकती है। तो इसलिए बीजेपी के लिए बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है। और जिस तरह से अभी हाल फिलहाल देखा गया है, जिस तरह से होम मिनिस्टर साहब भी जाते हैं, अमित शाह जी भी, और जिस तरह की भाषा अमर्यादित हो रही है वहां पर, भाषा का इस्तेमाल हो रहा है जिस तरह से, वो दिखलाता है बेचैनी बौखलाहट दोनों तरफ का। ऐसा नहीं कि एक तरफा है, ये दोनों तरफ से। लेकिन बीजेपी ने उसमें बहुत तेजी से जो है छलांग आगे लगाई है। ठीक है, हम लोग मानते हैं नीतीश कुमार में भी 200 गलतियां, लेकिन एक संयम होनी चाहिए थोड़ी भाषा पे। तो बीजेपी जानी जाती है अपने संयम के लिए। थोड़ा सा संयमता बरतेंगे तो थोड़ा जनता भी थोड़ा उनकी इज्जत और थोड़ा वोट बैंक, क्योंकि ये गोपालगंज सीट में सबसे जरूरी बीजेपी को अपना बनिया वोट बैंक बचाना, बहुत तभी वो काफी हद तक बिहार में आगे कामयाब होने की स्थिति में आएंगे। अगर नहीं बचा पाएंगे तो जैसा ये बोल रहे थे संतोष जी, बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी। क्योंकि ये वोट ट्रांसफर जहां टूटेगा तो बहुत बड़ा इसका इफेक्ट आएगा। लेकिन जो भी इफेक्ट आएगा, एक चीज जरूर हम लास्ट में कहना चाहेंगे, बिहार की राजनीति के लिए इस चुनाव के बाद एक नई शुरुआत जरूर होगी। और तेजस्वी का जो कद है, वो कद आदमी ऐसे ही नहीं हासिल करता। तेजस्वी ने कुछ जो परिपक्वता दिखाई अपने कम समय के राजनीतिक जीवन में, और अपने ब्रदर, अपने भाई बहन सबसे संयम रख करके सबके उतार चढ़ाव को देखते हुए, तो तेजस्वी का राजनीतिक जो भविष्य है, इन सब चीजों के बाद तेजस्वी के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कि तेजस्वी जिस तरह से अपनी बात रख करके इनको लाए इस गोपालगंज से, तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है पूरे बिहार के लिए। और इसका असर जो जीतता है, चाहे बीजेपी जीतती है चाहे ये जीतती है, लेकिन जीतेगी तो मोरलेस तेजस्वी सफल होंगे। हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि वहां की मतदाताओं को जो पल्स है वो देखने से जो महसूस हो रहा है। लेकिन जो भी जीतेगा, एक नई तरह की, एक नई राजनीति की आगाज होगी बिहार में, ये जरूर हम बोलेंगे। जी बिल्कुल। राजीव सर के पास आना चाहूंगी। काफी आवाज मिल रही है आपको?
राजीव सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? राजीव सर, कट के आ रही है। राजीव सर, हाँ राजीव सर, अभी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, कट के क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ हमारे दो गेस्ट अभी भी जुड़े हुए हैं, संतोष सर हैं और विमल सर। इनके साथ ही हम चर्चा को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सर 2024 को लेकर के थोड़ा सा विस्तार से चाहूंगी कि हमारे दर्शक लाइव कमेंट्स भी काफी लोगों के आ रहे हैं कि लोगों का ये कहना है कि अगर ये चुनाव हारती है बीजेपी तो 2024 में क्या साफ हो जाएगा। और जिस तरीके से बीजेपी ये दावा कर रही है कि 2025 में वो अपना मुख्यमंत्री उतारेंगे, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार में, ये उनके लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होता हुआ, नामुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। संतोष सर, बात सही है। 2024 पहले और 2025 बाद में। और पहले भी आपको कहे कि वो जो तिरहुत का जो वो इलाका है और नीतीश बीजेपी से बाहर निकले, तो ये नीतीश भी साबित करने की कोशिश करेंगे कि हमारे रहते ही आप चुनाव जीते। दोनों की परीक्षा, तेजस्वी और नीतीश और बीजेपी, तीनों की परीक्षा आप कह सकते हैं। लेकिन नीतीश और बीजेपी की परीक्षा मतलब अभी आमने सामने, दोनों का जख्म अभी हरा है। दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, दोनों पर तलखी एक दूसरे का टिप्पणी भी हो रही है। ऐसे में दिलचस्प होगा और हमको लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव प्रचार नजदीक आएगा, चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। हम पहले भी आपको कहे कि पनघट बड़ी है ना कि भाई जगर पनघट की, वो जो आप कह रहे हैं बीजेपी के, क्योंकि सांसें फूल गई जब से हमारे बीजेपी के नेताओं से बात हो रही है। ये गुप्ता जी के टिकट की बात लगभग एक सप्ताह से चल रही थी, लेकिन तय नहीं हो पा रहा था कि जदयू और कांग्रेस दोनों चाह रहे थे कि हम इस पर सीट को, कांग्रेस चाह रही थी कि सीट मेरा बरकरार रहे और जदयू चाह रही थी कि हम मंजीत सिंह को चुनाव लड़ाए। लेकिन अब तो वो तय हो गया। इसको लेकर कल से ही बीजेपी के जो भी नेता जिनसे हमारी बातचीत होती है वो काफी इस बात को लेकर संकित है कि ये अगर इसको कामयाबी, क्योंकि पूरी टीम बीजेपी की जा रही है गोपालगंज। क्योंकि देखिए मोकामा की बात करें तो वो तो उनके उम्मीदवार भी नहीं है, वो तो आयातित उम्मीदवार है। जदयू के कल तक वो सरस थे, उनके हस्बैंड ललन, उनकी पत्नी है। मतलब मोकामा में तो उम्मीदवार भी नहीं मिला है कि अपने दल के किसी व्यक्ति को हम टिकट दें। लेकिन गोपालगंज में तो का इतिहास रहा है, बीजेपी के साथ वो हमेशा खड़ी रही है। तो अब ये देखना होगा कि अब क्या होता है। इसलिए बीजेपी भी पूरी ताकत लगाएगी और हमें लगता है कि सबसे खर्चा, अगर पैसे की बात करें तो इस बार का गोपालगंज चुनाव में पूरी ताकत, क्योंकि सब तमाम केंद्रीय मंत्री को जिम्मेवारी दी गई है। क्योंकि ये संदेशा अमित शाह, देखिए अमित शाह इस मामले में बहुत ही समझदार है कि चुनाव कैसे जीता जाए। तो हर 2-2, 3-3 सर्वेक्षण वहां सर्वे हो चुका है। और एक जो दौर आया था कि मिथिलेश तिवारी को, ये लोग जो बिहार बीजेपी की जो टीम है, नित्यानंद राय हो, जायसवाल हो, ये लोग को चाह रहे थे कि मिथिलेश तिवारी को टिकट मिले और उनकी पत्नी को टिकट ना मिले। और परिवारवाद का भी आरोप लगेगा। बीजेपी इस तरह की चीजों से बचती रही है। लेकिन जो सर्वे आया, उस सर्वे की वजह से ये साहस बिहार बीजेपी नहीं जुटा पाई कि हम उनका टिकट काटें। एक सहानुभूति लहर भी है और एक परंपरागत सीट भी रही है वहां। लेकिन इन सब के बावजूद जब चीजें अब स्पष्ट हो गई है तो बहुत मुश्किल है अर्चिता की अब, क्योंकि बीजेपी पूरी केंद्रीय मंत्री जो है वहां कैंप करेंगे पूरे चुनाव के दौरान। जितनी बिल्कुल बिहार में तो जी हो सकता है कि अजीत जोगी को, ये जो योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको न बुला ले वहां पर सभा करने के लिए भी, क्योंकि लड़ाई इस स्तर की होगी। क्योंकि बीजेपी को पता है भाई अगर यहाँ पे अगर हम चुनाव हारे तो फिर मनोबल एक होता है ना कि आप ईडन गार्डन में अगर कोई मैच हारते हैं वो भी पाकिस्तान से अगर आप हार जाए तो फिर उस टीम को मोरली पुस्टअप होने में काफी वक्त लगता है। ये आप समझिए कि गोपालगंज की लड़ाई ईडन गार्डन की लड़ाई है। ईडन गार्डन के मैदान में वो खेल हो रहा है और भारत पाकिस्तान के बीच वो मैच है। इस तरीके से देखिए इतना रोमांचक वो चुनाव होगा। इसलिए पूरी ताकत बीजेपी भी झोंकेगी। योगी भी आ सकते हैं, उनको भी बुला सकते हैं और जितना देश दुनिया के जितने भी बढ़िया नेता है सारे का कैंप वहां होगा। ये साफ दिख रहा है क्योंकि आज सुबह हम बीजेपी कार्यालय गए थे। नजर तो आ रहा है ये चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विमल, हाँ जी जी, गांव की
की गणना हो रही है कि वहां पे कैसे लोगों को वहां बैठाया जाए और कैसे वोट को लाया जाए। ये चीजें अब देखने को मिलेगा, इसलिए चुनाव बहुत दिलचस्प होगा गोपाल। बिल्कुल। विमल सर, आप क्या कहेंगे इस पर? चुनाव पर कि आपका प्रश्न कुछ और था पहले? जी, इसी पे जिससे संतोष सर से बातें हो रही थी, जो कुछ बताया उन्होंने। तो बिल्कुल संतोष जी तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो इस बार ये इतना जबरदस्त होगा एक तरह से जो उन्होंने जिस तरह से डिस्क्राइब किया ईडन गार्डन का मैच जैसे बताया, तो क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न है यहाँ पर। और जैसा बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी जी को भी बुलाया जा सकता है, तो बुलाया क्या जा सकता है, 100% बुलाए जाएंगे और वो काफी एक्टिव भी होंगे यहाँ के चुनाव में, क्योंकि पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल भी एक्टिव होगा। देखिए ताकत में तो कहीं कोई कमी नहीं होगी ना धन। देखिए राजनीति में धन बल दोनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उन दोनों चीजों में बीजेपी का अपर हैंड है, सब कुछ है। और बिना अर्थ के तो राजनीति होती नहीं है। तो देखिए बहुत गंभीरता से और बहुत प्लानिंग से, बहुत जमीनी स्तर पे सब कुछ छोड़ करके इस समय केंद्रीय नेतृत्व का बस एक ही फोकस है कि बिहार में कैसे इस चुनाव को जीता जाए। वो जो अब भी 1-2 दिन में आप 48 घंटे के अंदर देखिए सारी प्रक्रियाओं को, जिस तरह से भागलपुर पे गोपालगंज में सारी चीजें घूम करके आ रही हैं और अगल बगल बिहार में कुछ इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं जो कि एकदम साफ दर्शा रहे हैं कि ये चुनाव बहुत ही प्रतिष्ठा का है और बहुत ज्यादा इसमें बहुत लोगों का भविष्य इसमें लगा हुआ है। खास करके हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई का भविष्य इस चुनाव से एक तरह से जुड़ गया है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत गंभीर हूँ इस मुद्दे पर बोलने पे, क्योंकि ये वाकई प्रतिष्ठा का चुनाव है। क्योंकि बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता हैं, बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी कद्दावर नेता है सबके लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है और सबके ऊपर प्रेशर है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि आप लोग को किसी भी तरह से इस चुनाव को जाके जमीन पे देखना है, इसके लिए प्रयास करना है, लोगों से संपर्क साधना है। और इस समय सबसे ज्यादा इसलिए अगर देखा जाए तो जैसे अभी हम लोग आकलन लगा रहे थे कि नवंबर, जैसा कुछ खबरें आ रही थी कि 15 नवंबर 20 नवंबर तक गुजरात के भी चुनाव हो सकते हैं, उन सबको थोड़ा ठंडे बस्ते में स्लो कर दिया गया है। सारा फोकस यहाँ पर है, क्योंकि देखिए हिंदी भाषी क्षेत्र पर हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत रही है। तो बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में कहीं से भी हम कमजोर न पड़े। भली आज नीतीश कुमार नहीं है, और बहुत अच्छा संतोष जी ने बोला कि पचफोरन वाली जो एक भाषा इन्होंने इस्तेमाल की, बड़ा खूबसूरत अंदाज में, जैसे कहते हैं ना कि फ्लेवर चेंज कर देना, तो बहुत बड़ी बात वो कहेगा नीतीश कुमार जी के बारे में। तो आज बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और बीजेपी ने उसके लिए शुरुआत भी कर दी है। और पिछले 24 घंटे के अंदर और आज भी और कल भी आप देखिएगा किस तरह से भाषाओं का अमर्यादित प्रयोग भी हो रहा है। प्लस उसके अलावा पूरी तरह से जमीन पर बीजेपी आज वहां पर बिछा रही है अपनी सारी गोटियां। तो भागलपुर का गोपालगंज का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरे जब से ये मुद्दा शुरू हुआ है लाइव चीजों में एक चीज बार बार आ रही है कि वो गोपालगंज को बार बार भागलपुर बोल रहे हैं। क्या सर आज भागलपुर को लेकर ये कुछ स्पेशल चीजें हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं? गोपालगंज की जो हम ये बात बार बार फोकस में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि ये जो सीट है ना, अब हम पूरे इस डिस्कशन के बाद जो मुझे पल्स फील हुआ है सबकी एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वहां के सारे नेताओं की इसमें स्टेक लग गई है, सबके नंबर घटेंगे बढ़ेंगे इस चुनाव के बाद। तो ये बहुत प्रतिष्ठा का उनके लिए प्रश्न है, जिसके लिए उनका संगठन जमीनी स्तर पर भी, जमीन पे भी बिल्कुल बिछ गया है। जैसे कारपेट बॉम्बिंग होती है उस तरह से उस सोच के साथ चुनाव बहुत महत्वपूर्ण बात करते करते मुझे महसूस हो रहा है कि चुनाव बहुत ही ज्यादा एक अलग रूप में जा रहा है, जो कि आने वाले समय में बिहार भाजपा की एक दिशा तय करेगा ये। जी हर्षिता जी, बिल्कुल। अभी तो सर उपचुनाव ही हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी नहीं आए, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव भी अभी काफी दूरी है। ये बिहार का जो चुनाव है, जिस तरीके से संतोष सर ने पूरा बताया, ईडन गार्डन का एग्जांपल देकर के समझाया, ये पश्चिम बंगाल की भी याद दिला रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कुछ ऐसे ही नजर आ रहे थे और कुछ इसी तरीके के हालात थे कि भाजपा को पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल उठा के वहां भेजना पड़ा था, यहाँ तक कि अपने केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी का चुनाव लड़वाना पड़ गया था उन्हें। तो हाँ संतोष सर जी। जी जी बिल्कुल, सब लोग जाके वहां पे लड़े हैं चुनाव बंगाल में, करेक्ट जी। और उसके बाद भी देखिए कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, वहां से दीदी के आगे, ममता बनर्जी के आगे कहीं दूर दूर तक बीजेपी टिक नहीं पाई।
और बीजेपी को वहां पे हार का सामना करना पड़ा। संतोष सर, तो क्या कुछ ऐसा ही हाल कहीं बिहार में भी ना हो जाए बीजेपी का नीतीश कुमार के जाने के बाद? अगर एक और हम बात बता देते कि गोपालगंज सीट अगर बीजेपी हार गई, आजमाइश जबरदस्त होगा और हार गई तो जो एक फेस के रूप में विपक्ष नीतीश का चेहरा को आगे बढ़ाना चाहता है, उसको भी एक बल मिले, ये भी चीज है। हाँ, इसलिए नीतीश कुमार भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में डटेंगे और देखिए उनकी भी कोशिश होगी कि बीजेपी को उन वोट में समझदारी करे जो वोट उनकी वजह से बीजेपी को मिलती रही। ये एक हर किसी का मतलब कर सकते हैं कि चेहरा दांव पे, और अब इसलिए दिलचस्प चुनाव होगा और पर्व का मौका है और संयोग ऐसा कि ये जो फेस्टिवल सीजन है, जो अब छठ आने का है, तो जो बाहर जो लोग हैं बिहार के, वो उस दौरान चुनाव के दौरान कोशिश होगी कि वो लोग आ जाए, उनको आना भी है, वो लोग भी आएंगे। वोटर जो बाहर वोटर है, जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, वो उस समय लौटेंगे और बीजेपी चाहेगी कि ऐसे वोटर को हम बुलाएं अपनी ओर खींचे। हमारे शहर में रहते हैं, वो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी चाहे किसी भी कास्ट को क्यों ना हो, जब तक बिहार से बाहर रहते हैं वो बीजेपी के रहते हैं। बिहार में आने के बाद फिर घर में जो बातचीत होती है बड़ा मुश्किल होता है उनको अपना तर्क रखना, क्योंकि जो समीकरण है उस समीकरण से, जो सामाजिक समीकरण है उससे लोग बाहर निकलना नहीं चाहते हैं बिहार में, क्योंकि सिर्फ वोट ही नहीं है, वोट के बाद भी कई तरह के माहौल है, सिचुएशन ऐसा रहता है कि वो अमूमन वो टूटता नहीं है, वो जो ट्रेंड है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन गोपालगंज पर आप बने जरूर रहिए हर दिन। जी बिल्कुल, ये दोनों सीट पे लगातार हम बने हैं और लगातार हर एक दिन इस मुद्दे पर लाइव भी आएंगे। आपको दर्शकों को भी जिस तरीके से आप लोग पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं हम, और जिस तरीके से बताते हैं गोपालगंज और मोकामा सीट को लेकर के, दर्शकों का भी काफी ज्यादा सवाल होता है जो हर दिन हम लेकर के सामने आते हैं। जी, गोपालगंज की खबर पर आप अपडेट जरूर रहिए, आप अपने चैनल के माध्यम से जरूर लोगों तक पहुंचाइए क्या हो रहा है आगे, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं और उनके नामांकन में किस तरीके की उपस्थिति रही वो उस पर भी फोकस कीजिए। आज साधु यादव के पत्नी नामांकन की है, वो क्या उसका क्या फोकस रहा है। आरजेडी के भी उम्मीदवार नामांकन करने जा रहे हैं, उसमें जदयू और आरजेडी के मंत्री जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्या होता है, सब कुछ पे नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इन तमाम चीजों पर जी बिल्कुल इन तमाम चीजों पर हमारी संतोष सर और विमल सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिहार की राजनीति को इतना विस्तार से समझ के हमारे दर्शकों को भी बताने के लिए और समझाने के लिए। काफी सवाल थे लोगों के मन में जो अब धीरे धीरे साफ होते जा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है और जिस तरीके से मुकाबला आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। मोकामा विधानसभा सीट को भी लेकर के भी हम लगातार आपको अपडेट्स देते आ रहे हैं। आज गोपालगंज सीट को लेकर के हम लाइव आए थे, जहां आपको एक एक चीजों को हमने बहुत ही अच्छे से और बारीकी से समझाया। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े जिन्होंने आपको पूरी जानकारी दी वहां के सीट को लेकर के, जातीय समीकरण को लेकर के, वोट के समीकरण को लेकर के। तो गोपालगंज के बारे में जैसा पूरे लाइव में आपने सुना होगा कि वहां से जो मुकाबला है वो अब त्रिकोणीय हो चुका है। अब बीजेपी और आरजेडी अपने उम्मीदवार उतार ही रही थी, वहां से ये जो मुकाबला था वो उस वक्त ही काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया था, क्योंकि आरजेडी ने काफी बड़ा दांव वहां से खेल दिया था। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की एंट्री होती है इस पूरे चुनाव में, और ये एंट्री ही काफी चौंकाने वाली होती है, जिसके बाद से सवाल उठने लगते हैं कि क्या तेजस्वी यादव की मुश्किलें कोई और नहीं बल्कि उनके मामा और मामी ही मिलकर के बढ़ाएंगे। तो आने वाले वक्त में क्या होगा, अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसका पलड़ा भारी होगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारी नजरें पूरे चुनाव पर है, तमाम अपडेट्स लेकर के हम आप तक आते रहेंगे। आप बने रहे बिहार तक के साथ। धन्यवाद।